यस ये क्लास एनी प्रॉब्लम इन द यस्टरडेज लेक्चर? कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर थी? ये लोग आए नहीं है, आप लोगों का बैग है या चाय पीने गए हैं? आपका ही है, तब ठीक है। ओके अरे चाय पीने गए, ओके। सो क्लास कल हमने बजट सिस्टम शुरू किया था। ओके वी हैव स्टार्टेड विद द बजट। इंडिया में किस तरीके से आर्टिकल मनी बिल 110 और बजट का सिस्टम था। आज हम आपको बजट के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स बताएंगे। देन वी विल स्विच ओवर टू द हाउ द बजट इज पास्ड, ओके, स्टेजेस ऑफ बजट, और उसके बाद वी विल टेक द फंड्स, पब्लिक फंड्स। जैसे पब्लिक फंड्स में हम 3 फंड्स पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड। ओके ये 3 फंड पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब ये आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा आपका बजट सिस्टम। उसके बाद फिर बचता है पब्लिक कमेटीज और पार्लियामेंट्री पब्लिक कमेटीज, तो एस्टिमेट्स कमेटी और जो जितने स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो सारा चीज खत्म कराएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे क्लास की नेक्स्ट वीक में आपका पार्लियामेंट रैप अप हो जाए। ओके क्लियर है क्लास? सो टुडेज टॉपिक, हमने कल लास्ट टॉपिक क्या किया था? हम बजट के बारे में कुछ लिखा रहे थे। ओके देखिए क्लास, some facts about the Indian budgetary system. Some facts about the Indian budgetary system. Some facts about the Indian. So we have done the historical background. हाँ तो we historical background. हाँ तो I'm giving you some facts regarding the budgetary system. Just a minute. There are many people who are in. R.K. Shanmugam Shetty belong to which party? बस आप समझ रहे हो ना? सिलेक्शन और रिजेक्शन में आपको हर चीज में, ये आपके लाइफ में हर चीज के लिए होगा। चूहे बिल्ली का खेल होता है और आपको एक कदम आगे रहना पड़ता है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। हम किताब पढ़ते हैं, कुंजी ले आते हैं, गाइड ले आते हैं और सोचते हैं गाइड को रट लेंगे यही पेपर आएगा। उत्तराखंड पीसीएस जैसा आसान कई बार आपके सपने को साकार भी दे देता है। बट अभी आपने सुन रखा होगा, आप लोग में से जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले हैं, मार्च में है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीपोन हो गया। इट इज देयर इन मिड मार्च। अभी फिर से आ रहा है, बट अभी तो उसका हो सकता है, पर अभी उसका नोटिफिकेशन मतलब डीएम के पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसके लिए देखते हैं। जैसे योगी जी बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत डिसिप्लिन वो हैं अथॉरिटी, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं करते हैं। ओके तो अगर मार्च में जा रहा है तो बहुत लोगों के लिए मतलब एग्जाम तक का एरिया बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि समय ही नहीं है। दिसंबर में आरओ है, मार्च में उत्तर प्रदेश पीसीएस है और मई में आईएएस का प्री है। समय कहाँ है? इसलिए मैं कहता हूँ समय कहाँ है, जो समय मिले ध्यान रखिएगा। एनी गेसेस बाय एनी चांस? लेबर पार्टी। डेलीगेट इज नोटा। नोटा ही बिलोंग्स टू जस्टिस पार्टी। सर ऐसे चीज को थोड़ा सा क्लास में आए तो रिंगटोन बदल लिया करते हैं। हाँ वेयर इज ओटावा? I was surprised. Okay. Held in Ottawa, 1932. Okay. This conference was also known as British Empire Economic Conference. This conference was also known as British Empire Economic Conference. हाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, एम्पायर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं किनके बारे में? आर.के. षणमुगम शेट्टी। कोई भी किताब आपकी यूपीएससी की कोई भी हिस्ट्री किताब उठाकर देख लो, सारी किताबें शांत है, दे ही नहीं रखा। वो ये सोचते नहीं दे रखा तो यूपीएससी भी नहीं पूछेगा। यूपीएससी बस इन्हीं मामलों में आ गए। मतलब आपको क्लास थोड़ा सा ना यूपीएससी के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे रहना पड़ेगा।
आपको ये सोचना पड़ेगा क्या चीज, क्योंकि अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो आप तो वो जो आप सीरियस किताबें पढ़ रहे हैं वो बाकी सबको मालूम है। सबको मालूम है कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई अनोखी बात थोड़ी ना है। सबको मालूम है कि भारत का पहला बजट आर के षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। पर आपको ये नहीं मालूम होगा आर के षणमुगम शेट्टी किस पार्टी को बिलोंग करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर के षणमुगम शेट्टी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल देंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, क्योंकि आर के षणमुगम शेट्टी इज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बिकॉज पहला बजट पेश किया था। ओके, लिख लीजिए क्लास। he later on the budget in 1950, who presented the budget in 1950, अंतर समझ पा रहे हैं? पहला था जब जो भारत था वो रिपब्लिक नहीं हुआ था, मतलब सॉवरेन नहीं हुआ था, डोमिनियन स्टेटस था ना। 47 में भारत आजाद तो हो गया था बट वी वर डोमिनियन, वी आर नॉट सॉवरेन। सॉवरेन कब होते हैं? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। सॉवरेन कब होते हैं? जब हम खुद अपना कानून बनाए। हमने अपना कानून कब बनाया? आपके अभी हमने मतलब संडे को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब इंडिया सॉवरेन बना। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान डोमिनियन ज्यादा लंबे समय तक रहा है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना, मतलब 54 53 के आसपास पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50 में ही तैयार हो गया। तो इंडिया बिकेम सॉवरेन इन 1950 ओनली। तो जब इंडिया रिपब्लिक बन गया तब पहला बजट जॉन मथाई। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। पहला बजट पेश करने वाले आर के षणमुगम शेट्टी थे। पहला बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पेश करने वाले, आज अगर आप, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप लोग को लगता है कि राष्ट्रपति आपको लेटर लिखे तो आप 2 रुपए का कोई सा भी साधारण सा ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्रपति को न्यू ईयर में भेज दीजिएगा। 200% राष्ट्रपति जी की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा और उस एनवलप पे लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होगा। ओके, मतलब आप ये हमारे यहाँ जितने डिग्निटरीज हैं ये वो रिप्लाई जरूर करते हैं। न्यू ईयर का टाइम, अगर आप कल को जब आपकी शादी हो, शादी का कार्ड भेजिएगा, प्रधानमंत्री तुरंत रिप्लाई करते हैं। ओके, ये आपने, जैसे हम लोग कभी सोचते नहीं है ना। आप आज इस बार अभी 1 महीने बाद न्यू ईयर है, करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। राष्ट्रपति को कार्ड भेजिए, प्रधानमंत्री को करेंगे, डेफिनेटली उसमें उनका सिग्नेचर नहीं होगा, उनके स्टैंप लगा होगा, उनके फैसिमाइल सिग्नेचर होंगे, पर वो वहां डेफिनेटली उनका इसके लिए पूरा विभाग होता है। पर ये आप सोचिए हर एक लेटर का जवाब दिया जाता है। ओके, तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसका पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? जॉन मथाई। ओके, ठीक है, जॉन मथाई विद द हेल्प ऑफ फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, फोर्ड FORD, फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो कार्स बनाता है, फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। ये इंडिया का सबसे पहला इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। थिंक टैंक समझते हैं ना, जो सिर्फ चीजों के पॉलिसी के बारे में सोचता है। और वन थिंग मोर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज से टाइम टेबल थोड़ा चेंज हुआ है। ओके, ये मैं सोचिएगा कि सर 5:30 पे आएंगे। मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं अभी हाल में, शायद मैं कोशिश, आज मेरे को कुछ 1-2 स्टूडेंट्स के लिए बुक्स लानी थी, थोड़ा लेट हो गया। ओके, नहीं तो मैं आज 4:45 पे ही क्लास शुरू कर देता। ओके, तो क्लास आज 5 o'clock से शुरू हुई है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिल तो जाएगा, ऐप में क्लास मिल जाएगी, बट द थिंग इज दैट ट्राई टू फॉलो द क्लास। ओके, आप जितनी क्लास को अगर शुरुआत से फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए, he was John Mathai was Anglo-Syrian Christian। एंग्लो-सीरियन क्रिश्चियन भारत के किस स्टेट में पाए जाते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी, the Anglo-Syrian Christians population is concentrated in which state? Your options are A, Goa, B, Mizoram, C, Kerala, D, Tamil Nadu।
अब आप समझ रहे हो ना, ये जो मैं क्वेश्चन इन जनरल पूछ रहा हूं ये आपको किताबों में नहीं दिए हैं, ये बस आपको कॉमन मालूम होने चाहिए। गोवा। गोवा, ध्यान रखिएगा कि केरला, केरला, केरला में एंग्लो सीरियन क्रिश्चियंस हो, ओके, सीरियन क्रिश्चियन, हाँ वहां वहां एंग्लो सीरिया वाले, ओके ओके, देखिए एंग्लो सीरियन क्रिश्चियन एंड हिज cousin and his nephew, not cousin, his nephew was none other than Verghese Kurian. His nephew was none other than तो ये हमें तरुषि बताएगी, who is this personality? Very good, excellent. Verghese Kurian, known as father of white revolution in India, okay, और इन्होंने ही भारत में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके आज इंडिया का ब्रांड है, वही ब्रांड जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों की टीम का स्पॉन्सर था, क्रिकेट, अमूल, ओके। तो वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था, जो कि जॉन मथाई के नेफ्यू थे। सर क्वेश्चन भी आया था इन्हीं के नेम से। अच्छा, क्वेश्चन भी आया था, यस। ओके, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, हाँ सर, मतलब वर्गीस कुरियन का नेम था, और आई थिंक रेवोल्यूशन ही पूछा था उसमें, आई थिंक जूट भी था, कुछ 2-4 ऑप्शंस थे। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि ही इज नेफ्यू ऑफ जॉन मथाई, ओके, जॉन मथाई के नेफ्यू रहे हैं, तो मतलब ही इज आल्सो एंग्लो सीरियन क्रिश्चियन, ओके, वर्गीस कुरियन, ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। अरे भाई, कोई हिंदू भी नहीं देखता, कल हिंदू में इतना बड़ा फ्रंट पे, हाँ यूपी में कहाँ के, बनारस, बनारस के कुंडा के राजा थे, बनारस के पास तो कुंडा है, वो कुंडा है या कुछ और है, कुंडा नहीं, बनारस के पास एक और तहसील वो है, एरिया है, वहां के राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ओके, विश्वनाथ प्रताप सिंह बिलोंग्स टू, कल हिंदू में विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति कहाँ लगाई गई है अभी हाल में, स्टैचू, तमिलनाडु में, ओके। देखो गाइस, आपके पास, आप लोगों में से जो लोग यूपीएससी के हो, जो लोग जिन्होंने क्लियर कर रखा कि मेरे को यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहा, और जिनका यूपीएससी से लेना देना है, आपके पास 2 चॉइस हैं, अब दोनों में से चॉइस में अगर आप कोई भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो ये तो फिर दूर की कौड़ी, ये निकलेगा ही नहीं, मैं आपको अभी आज बता दूं, या तो रिलीजियसली डेली हिंदू पढ़ने लग जाओ, नहीं तो प्रशांत सर की क्लास, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं यूपीएससी निकलने वाला ही नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं, अभी से आपका रिजल्ट आपको घोषित कर दे रहा हूं, नहीं निकलने वाला यूपीएससी, ओके। पर मैं उनके लिए कह रहा हूं जो यूपीएससी वाले हैं, जो यूपी, जिनका कह रहा मेरी तो सर गाड़ी अलग है, मेरी तो इतनी लंबी ड्यूरेशन तो थोड़ा जाएगी, मेरी तो पीसीएस वाली गाड़ी है, उनके लिए हिंदू पढ़ना जरूरी भी नहीं, पीसीएस वालों के लिए हिंदू पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, ओके, वो बगैर हिंदू के भी काम चला सकते हैं। और यूपीएससी, क्योंकि मैंने कह रहा कल फ्रंट पेज पे सबसे पहले था कि तिरु वीपी सिंह का स्टैचू आपके प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में लग रहा है, वहां पे भी एक प्रेसिडेंसी कॉलेज है, क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज वाले हर जगह, इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई में एस्टेब्लिश किया था, ओके, तो वहां के कॉलेज में लगा था, ओके, जिसके मुख्य अतिथि स्टालिन, चीफ मिनिस्टर स्टालिन, और आपके गेस्ट ऑफ ऑनर अखिलेश यादव, किसी ने हिंदू का पहला कवर भी ध्यान से नहीं देखा, तो मैं आपको ये फ्री फंड की सलाह दे रहा हूं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हिंदू को, कल का आपने हिंदू पढ़ा होगा, कल का जिसमें ये निकला था, देख लेना, इस बार के मेंस में ये जो अभी माइनर्स का इशू हुआ है ना, ये जो, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन एक रख गया,
उसमें इतना बढ़िया एडिटोरियल निकला था। ये जो सिलक्यारा टनल में जो माइनिंग है, कि जो हिल एरियाज में, क्योंकि कई इस साल कई इश्यूज हुए हैं। शिमला में जितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं, शिमला में भी लैंडस्लाइड्स हुए, मनाली में भी लैंडस्लाइड्स हुए, हिमाचल में इस साल बहुत लैंडस्लाइड्स हुए मानसून के समय में। ओके, फिर सिलक्यारा टनल, तो उस पे आज कल हिंदू में पूरा राइट पेज पे पूरा था कि ये जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है खासतौर से हिमालयन एरियाज में, ये किस तरीके से चीज किया जाए। बहुत बढ़िया एडिटोरियल निकला, मतलब रेड माइनस, और रेड माइनस हमारे यहाँ इलीगल है, बैन कर दी गई है। रेड माइनस को बुलाया गया। ओके ओके, तो अब रेड माइनस कौन होते हैं, क्या होती है, तो इंडियन एक्सप्रेस डिटेल से बता चुका है इंडियन एक्सप्रेस, तो मैं बता दे रहा हूँ क्लास। देखो देखो क्लास, असल में क्या है, स्टूडेंट्स ड्रीम तो बना लेते हैं, ड्रीम तो बना लेते हैं, पर ड्रीम बनाने के लिए पाथ उन्हें मालूम नहीं होता। ड्रीम आपने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, घर वाले, यू आर लकी कि घर वाले सपोर्टिव है। ओके, आपको बता दूं क्लास, जो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मान के चलिए 75% घर वाले सपोर्टिव होते ही नहीं। पहला रीजन, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए घर वाले सपोर्ट करते ही नहीं। वो कहते हैं आईएएस भारत में सबसे बड़ी सर्विस है क्लास। ओके, घर वाले कहते हैं बेटा अभी रुक जाओ, पहले कोई नॉर्मल जॉब ले लो, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना, पहले वनडे वाली एग्जाम ले लो, कोई और एग्जाम कर लो, फिर यू आर लकी कि आपके घर वाले तुरंत आपके ऊपर इतना दाव लगाना शुरू कर दिए। यहाँ भाई 1 लाख रुपए खर्च कर दे, जो लोग बाहर से आकर रह रहे हैं उनके ऊपर भी रहना खाना खाने का पैसा खर्च हो रहा, एकोमोडेशन का पैसा खर्च हो रहा। यू आर लकी कि घर वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि तो सर पहली तो चीज है कि जब आपने एम लिया है उसका पाथ क्या है। एम तो बना लिया, पाथ मालूम नहीं। सर अगर यूपीएससी का करना है तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत अगली दिलचस्पी पर। ये आपके ऊपर है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ क्वालिटी इकोनॉमी और ये सब पढ़ के आपको डिटेल से पढ़ा दे रहे हैं, ओके, पीसीएस क्या मैं आपको एश्योर कराता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पीसीएस में ज्यादा करंट अफेयर पूछता नहीं, इसलिए पीसीएस में खुद कहता हूँ मैं 150 में से 110 120 क्वेश्चन क्लास नोट से आएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इस बार भी देखो ईओटीआर, और बड़ी बात नहीं करो, आरओ में भी करीब करीब ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तक जितने उत्तराखंड पीसीएस में हुए हैं मेरे क्लास नोट से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। रीजन क्या है, मैं कोई एरिया छोड़ता ही नहीं। यूपीएससी के लिए क्लास करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ोगे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो यू आर मिसिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। ओके, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ओके, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो प्रशांत सर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। प्रशांत सर बहुत जबरदस्त, तो आपको हफ्ते में 3 दिन पढ़ा रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं कोई प्रशांत सर का यहाँ कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर एक चीज बता रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रशांत सर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ही विल हेल्प यू आउट। बता दो, प्रशांत सर बताते रहते हैं, उन्होंने सारा 2 महीने का जितना हिंदू से जितना प्रीलिम्स आने की संभावना है वो सब पूरा डिक्टेट करा दिया सर प्रशांत सर ने। तो ये आपके ऊपर कि आप करना क्या चाहते हैं, बट अगर आप, मैं ये नहीं कर रहा कि ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन कर रहा हो, पर फिर 3 घंटा डेली लो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस माइनस करके 2024 का प्रीलिम्स निकालूंगा, 25 का प्रीलिम्स निकालूंगा, क्लास आप ड्रीम लैंड में जी रहे हो, नहीं निकाल सकते। ओके, मतलब कुछ एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दीजिए। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूं आप लोगों से थोड़े से ज्यादा तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पे ही मैं बोल रहा हूँ। बच्चा ये सोचता है ना, बच्चा सोचता है इन जनरल, वो अपना प्लान करके चलता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं 1-2 बार आपको सलाह दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, मैं कहूंगा मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, आप मानोगे या नहीं मानोगे, आप कहोगे हाँ भाई रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपकी स्ट्रेटेजी सही, रिजल्ट नेगेटिव आया, आपकी स्ट्रेटेजी गलत। ओके, तो सर हिंदू मस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस मस्ट है। ओके, आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि कौन कौन से एरिया में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल निकल रहे हैं।
यही सब घूम फिर के आपने अभी मेंस के पेपर देखे होंगे, वो सारा आपका ओपिनियन पूछता है। वो ओपिनियन कहाँ से लिखोगे, पेपर से ही लिखते हो, अपना कोई ओपिनियन थोड़ा ना होता है। हम और आप अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम अपना ओपिनियन लिखें, और अगर हम अपना ओपिनियन लिखेंगे तो एब्सर्ड ओपिनियन लिखेंगे। हम किसका ओपिनियन लिखते हैं, न्यूज़पेपर का ओपिनियन लिखते हैं। इसीलिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। अभी कुछ महीने पहले आई वॉज रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, तो बल्कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। ट्रीटी ऑफ तितालिया किस स्टेट के साथ हुई थी, सिक्किम। जिस जिस दिन सिक्किम मर्ज हुआ था इंडिया के साथ, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा एक आर्टिकल निकाला था सिक्किम की हिस्ट्री के साथ। ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपको ट्रीटी ऑफ टिटालिया सिक्किम के साथ पढ़ाया भी था, तो हाँ सिक्किम के साथ पढ़ाया था ट्रीटी ऑफ टिटालिया। वो पढ़ाया है, दो ट्रीटीज हुई है, एक बाद में ट्रीटी हुई है, तो पहली ट्रीटी ऑफ टिटालिया। ओके, नोट्स उठा के देख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज होती है क्लास न्यूज़पेपर। हम मिस कर देते हैं, पर न्यूज़पेपर आपको याद दिला देता है। ओके, जब मैंने ये न्यूज़पेपर आपको ही मैंने ट्रीटी ऑफ टिटालिया कब पढ़ाया था, उससे पहले सिक्किम का मर्जर, मतलब सिक्किम का मर्जर वाला आर्टिकल मैं पढ़ चुका था। तो इस बार मैंने आपको ट्रीटी ऑफ टिटालिया पढ़ाया, पर पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स, या मतलब मैं वे बैक डालूं तो सिद्धांत सर को पढ़ाया होगा मैंने, ट्रीटी ऑफ टिटालिया नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो हमारे पास, मेरे पास जो नोट्स थे उसमें था ही नहीं ट्रीटी ऑफ टिटालिया। पर जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, मैंने सर्च किया ट्रीटी ऑफ टिटालिया, पूरा पढ़ा, हमने कहा यार ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट्स में नोट अपडेट होना चाहिए मेरे। ओके, इस बार मैंने आपको ट्रीटी ऑफ टिटालिया भी पढ़ा। ओके, तो सर न्यूज़पेपर बहुत लाभकारी। देखो क्लास, मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, कई कई बार मोस्टली मेरा न्यूज़पेपर छूट जाता है, बट मेरे को एग्जाम नहीं क्रैक करना, और मैंने करंट अफेयर्स के लिए अलग फैकल्टी बैठाए हुए हैं, करंट अफेयर्स के लिए प्रशांत सर बैठाए हुए हैं। मेरे को आपके प्रति अकाउंटेबल हूँ नहीं, आपके प्रति मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल हूँ, करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा अकाउंटेबल हूँ मैं आपको, उसके लिए प्रशांत सर अकाउंटेबल है। तो मेरे को एग्जाम भी क्रैक नहीं करना, तो मेरे, मैं हिंदू पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता। बट अगर आप हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो यूपीएससी नहीं निकलने वाला। इसीलिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू डोंट हैव द टाइम। 4 घंटे तो पेपर ले लेगा, 5 घंटे कोचिंग ले लेगी, 8 घंटे, बुरे कम से कम में 7 घंटे घर में पढ़ाई ले लेगी। समय कहाँ बचा, 5-6 घंटे सो गए ही सो गए, 24 घंटे यूं निकल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास घूमने फिरने, दोस्तों के साथ टहलने का समय है, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस 3 घंटे ले लेगा, 4 घंटे की, 4 से 5.5 5 घंटे की क्लास मान लो, अगर आप उत्तराखंड की क्लास भी करते हो, 5 घंटे की क्लास मान लो, 5 3 8, बुरे से बुरे हाल में अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो 7 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कितना हुआ आपके, 5 3 8, 8 7 15, 15 घंटे तो ये हो गए, 6 घंटे सो गए, 21। आपके पास डेली कोरस के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे। ये अभी नहीं मालूम चलेगा, जब 1 साल बीतेगा, और जब जिस साल आप यूपीएससी का पेपर भर रहे होगे ना, तब मालूम चलेगा सारा चीज का, तब चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। समझदार बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू करते सीरियसली तरीके से। ओके, और जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ क्लास, इट इज नथिंग बट स्पून फीडिंग। आपको बजट पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी अपनी पॉलिटी की किताब उठाता हूँ जो मेरे को दिल्ली में पढ़ाई गई थी, देख लेना कितना बजट है, एक एक लाइन, 2 2 लाइन बस, बाकी वो कहते हैं आप लिखो, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने आप पे छोड़ दिया, आप कुछ पढ़ोगे नहीं। कहाँ पढ़ते हो आप लोग हिंदू में? आज थोड़ा ना कह रहा हूँ, हिंदू में कब से कह रहा हूँ पढ़ने को, हिंदू पढ़ते ही नहीं, और आई एम प्रीटी मच श्योर योजना भी नहीं पढ़ते होगे। ओके, तो सर सोचिए। ओके, एनीबॉडी इन द क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। वोट ऑन अकाउंट नहीं लेना, पहले समझो, फिर मैं या तो आज डिक्टेट करा दूंगा या कल डिक्टेट करा दूंगा। ठीक, अभी मैं डिटेल अलग से डिक्टेट कराऊंगा। वोट ऑन अकाउंट, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, बजट पहले कब पास होता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी,
मतलब मान के चलो 26 फेब से इन जनरल 28 फेब, अगर हम संडे मान लें सपोज, ओके, कि या तो कई बार 28 फेब को लास्ट वर्किंग डे होता था, कई बार संडे होता था, सैटरडे संडे 26 27 वो है आपके सैटरडे संडे, 28 को मंडे को आता था बजट, ओके, लास्ट वर्किंग डे वो। तो बजट जब क्लास पास होता है, बजट इतना आसान नहीं है पास कर पाना, ओके। जब कभी बजट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा, समझिएगा, प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा, तो बजट पूरा का पूरा इन जनरल 2 मंथ्स लेता है पासिंग प्रोसेस, 2 महीने लेता ही लेता है। अभी समझाएंगे, अभी तो मैंने शुरुआत की है ना बजट का, 2 महीने बजट लेता ही। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने 5 स्टेज ऑफ बजट बनाया था। पहला पॉइंट था कि फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, जनरल डिस्कशन होता है, 1 हफ्ते का जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद 1 महीने के लिए हाउस एडजर्न हो जाता है। मैंने आपको ये लिखा है ना, हाउस एडजर्न हो जाती है 1 महीने के लिए हाउस एडजर्न। तो उसका असर क्या होगा, 1 महीने के लिए हाउस एडजर्न हो जाएंगे, तो अगर फरवरी में पास हुआ तो मार्च, पूरा मार्च हाउस एडजर्न रहा। हाउस रीअसेंबल कब होगा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर लग गया। और 31 मार्च को जितना गवर्नमेंट के पास पैसा था वो कहां चला गया, वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया। तो गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट को एडवांस में एटलीस्ट 2 मंथ्स का, हाँ 2 मंथ्स का एडवांस पार्लियामेंट से मांगना पड़ता, 2 मंथ का एडवांस पार्लियामेंट से मांगना पड़ता था कि जब तक बजट पास हो रहा है हम देश के खर्चे तो चला सके, हम ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स को सैलरी दे सके, हम नॉर्मल बिजनेस चला सके। क्योंकि बगैर, जैसे ही 31 मार्च होता है सारा फंड, आपने देखा होगा मार्च में क्यों ज्यादा काम हो जाता है। वैसे तो आजकल यहाँ भी काम ज्यादा हो रहा है, रोड पे रोड बनाई जा रही है, बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं। ओके, जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि रोड पे रोड बन रही है, बिकॉज हमारे यहाँ स्टेट वो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन ड्यू है उत्तराखंड में, शायद दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन है। ओके, तो अदरवाइज आपने देखा होगा मार्च में सरकारी महकमों का काम बहुत जबरदस्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है जितना फंड मिला है तुम्हें, वो 31 मार्च को वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है, वापस लैप्स हो जाता है। और अगर आपने एलोकेटेड फंड यूज नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सपोज एक मिनिस्ट्री ने पिछले बजट में 500 करोड़ मांगा, पर वो खर्च कर पाई सिर्फ 200 करोड़। इस बार वो मिनिस्ट्री 900 करोड़ मांग रही है, तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री उससे क्वेश्चन करेगी, या बाकी स्टैंडिंग कमेटी उससे क्वेश्चन करेंगी कि जब तुमने 500 करोड़ मांगा था और सिर्फ तुम खर्च कर पाए 200 करोड़, तो इस बार 900 करोड़ क्यों मांग रहे? आप पूरा खर्च ही नहीं कर पाते पैसा, तो हम आपको क्यों पैसा दें? और इसको क्लास मिनिस्ट्री को जवाब लिख करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज मेरी मर्जी है, आज इतना पैसा निकाल लूं, ऐसा नहीं होता क्लास। बहुत आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, वो कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है पहले की तरह। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री लेथार्जिक पड़ी रहती हैं, वो टोटल जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है, वो सारा प्रोजेक्ट एक्टिव निकालो, भैया खर्च करो जितना, ताकि जो उन्होंने ज्यादा डिमांड पैसा मांगा है वो पैसा आ सके। इसलिए 31 मार्च में तक बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री एक्टिव होती है। तो सारा पैसा तो खर्च हो जाए, सारा पैसा तो लैप्स हो गया, तो 2 महीने के लिए चलेगा कैसे, देश कैसा चलेगा? तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट मांगा जाता है। वोट ऑन अकाउंट मतलब उधार मांगा जाता है, सरकार उधार मांगती है। ये उधार कितना होता है, बजट का 2 महीने 12 महीने, बजट का 1/, भाई 2 महीने के लिए है, बजट कितने के लिए होता है, 12 महीने का होता है, 2/12 मतलब 1/6, टोटल बजट का 1/6 उधार मांगा जाता है टोटल बजट का, ताकि 2 महीने का खर्चा निकला जाए। ओके, संसद सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट पास कर देती ताकि देश चलता रहे। अब मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2017 से क्या समझदारी की, ओके, उन्होंने बजट को 1 महीने पहले कर दिया कि अब 1 फरवरी को बजट आएगा। 1 फरवरी को बजट आएगा तो 2 महीने क्या होंगे, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है,
मैक्सिमम 15-20 दिन है ना, तो उन्हें वोट ऑन अकाउंट पूरे 2 महीने का मांगना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम सिक्योरिटी के तौर पे मैक्सिमम 1 महीने का वोट ऑन अकाउंट मांगेंगे, उसके बाद आराम से बजट 2 महीने 2.5 महीने के अंदर बजट पास हो जाता है। आप समझ रहे हो क्लास? बजट कोई बच्चों का खेल नहीं है क्लास की, बस प्रेजेंट किया और पास हो गया। बजट के लिए बजट सबसे ज्यादा अकाउंटेबल चीज है गवर्नमेंट के लिए। सबसे बड़ी बात, जैसे ही बजट प्रेजेंट हुआ जनरल डिस्कशन होगा, उसके बाद 1 महीने के लिए संसद स्थगित हो गई, एडजर्न हो गई। क्यों एडजर्न हुई? ताकि कमेटीज बजट के एलोकेशन को पढ़ सकें और सरकार से क्वेश्चन पूछ सकें। भाई क्वेश्चन तो तभी पूछोगे जब पढ़ोगे, तो इसलिए 1 महीना समय दिया जाता है बजट को पढ़ने के लिए। तो 1 महीना का, तो अगर फरवरी में बजट पेश हुआ, 7 दिन का हुआ, 8 फरवरी हो गई, 8 फरवरी से 8 मार्च संसद, उसके बाद 8 मार्च से 31 मार्च आराम भाव काफी है, उसमें डिस्कशन करके 31 कोशिश गवर्नमेंट की ये रहती है 31 मार्च तक बजट पास हो जाए। तो सरकार को क्या लेने से बच गई? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट समझ गए ना मीनाक्षी जी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? साक्षी रमोला? ठीक है बेटा, पूछो पूछो। I don't think I don't understand why you people इतना हेजिटेट क्यों होते हो, या मेरे से इतना डरते कि मैंने डांटता हूं? कभी मैंने डांटा? कोणार्क को मैंने नहीं डांटा तो मैं किसको डांट सकता हूँ? ओके नहीं 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 वो बात अलग है, बट कोणार्क को मैंने नहीं डांटा तो बाकी किसको डांटा? ओके तो गाइस प्लीज, अगर जो ना समझ में है ना, पढ़ाई में आपको बिल्कुल क्लियर कट बोलना, सर नहीं समझ में आया। वोट ऑन अकाउंट समझो क्लास, वोट ऑन अकाउंट। अभी मैं वोट ऑन अकाउंट, अभी 2 चीज पढ़ाऊंगा, एक वोट ऑन अकाउंट और एक ये कल पढ़ाऊंगा, वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब अगले साल जो आएगा वो क्या आएगा? इंटरिम बजट। इंटरिम बजट ऐसा वोट ऑन अकाउंट पर इंटरिम बजट क्या होता है? जब चुनाव पहले 6 महीने में होते हैं, फर्स्ट 6 महीने में होते हैं, तो इंटरिम बजट आता है। और चुनाव अगर 6 महीने के बाद, मतलब जुलाई से दिसंबर के बीच में होंगे, तो प्रॉपर बजट आएगा। ओके तो कल मैं इंटरिम बजट पढ़ाऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको इंटरिम बजट। ओके इसलिए कहता हूं बजट थोड़ा लंबा है, बजट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वोट एंड अकाउंट होता क्या है? देखो क्लास, वोट एंड अकाउंट के थ्रू मैं आपको आम भाषा हिंदी में समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ, सरकार पार्लियामेंट से दो महीने का अग्रिम राशि ले लेती। हाँ नहीं वो सर कंफ्यूज मत करो बाकी लोगों को, वो टोकन कट मोशंस होते हैं। ओके 100 रुपए में ओके 2 महीने का अग्रिम राशि ले लेती है, अग्रिम राशि। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, बजट हमेशा फरवरी के लास्ट में आता था, अमूमन 28 फरवरी को आता था या लास्ट वर्किंग डे में आता था। तो मान के चलिए मंडे टू फ्राइडे मोस्टली होते, कई बार सैटरडे को भी आता था, पर वैसे मंडे टू फ्राइडे में बजट आता था। तो 27-28 फरवरी को जब बजट आता था, तो मान के चलिए 1 महीना तो संसद पहले 1 हफ्ता चलेगी जनरल डिस्कशन के लिए, उसके बाद 1 महीने के लिए संसद एडजर्न हो गई। एडजर्न क्यों होती थी? ताकि जो कमेटीज हैं वो बजट को माइन्यूटली स्टडी कर सके, ब्रेकअप करके स्टडी कर सके, ताकि सरकार से क्वेश्चन पूछ सके। 1 महीने के बाद संसद रीअसेंबल होती थी। तो मतलब अगर 28 को बजट आया तो 7 अप्रैल को संसद रीअसेंबल होगी, और जैसे ही 7 अप्रैल लगा बच्चों, नया फाइनेंशियल ईयर लग गया। सरकार के पास जितना पैसा था 31 मार्च तक, वो कहां चला गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस चला गया। ये रूल होता है क्लास। आपको सरकार, कल को आप डीएम बनोगे, आपको डीएम के रूप में फाइनेंशियल ईयर में खूब सारा पैसा दिया जाएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करो एंड ऑल दोस्तों। पर जैसे ही 31 मार्च आएगा, वो सारा पैसा कहां चला जाएगा? वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप आपके पास कुछ पैसा नहीं है सिवाय आपकी तनख्वाह के छोड़कर। आपको मतलब आपके पास जितना डेवलपमेंट फंड होगा ना, वो सब वापस कंसोलिडेटेड फंड हो जाएगा। इससे क्या होता है? करप्शन को रोकने का। अगर आपके पास पहले से ही पैसा है तो आप हेरा फेरी भी कर सकते हो। जब 31 मार्च को आप वापस सारा पैसा जाएगा, आपको फिर से पैसा मिलेगा। ओके तो अब जब तक बजट पास नहीं होगा, सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल नहीं सकती।
इसका लिए क्या सहारा है? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या है? सरकार जब तक बजट नहीं पास होता है, पार्लियामेंट से पहले ही, मतलब बजट के फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही बजट पेश करेंगे, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट पेश कर देते हैं कि भाई पहले हमें 2 महीने का एडवांस दे दो। और पार्लियामेंट 2 महीने का एडवांस दे भी देती है, ठीक है 2 महीने का एडवांस दे। जब तक बजट की कार्रवाई चलेगी तब तक देश चलता रहेगा। कई बार बजट की कार्रवाई मिड मई तक चलती है, पहले समय में मिड मई तक चलती थी बजट की कार्रवाई, क्योंकि भाई मार्च के बाद पूरा एक बीच में होली पड़ जाती थी, तब संसद बंद हो जाती, वो स्थगित एडजर्न हो जाती थी, तो बजट कार्रवाई कई बार मिड मई 15-20 मई तक बजट पास होता था। तो 1.5 महीना देश कैसा चलेगा? तो वो कैसे चलता था? वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? सरकार पार्लियामेंट से 2 महीने का एडवांस पहले से ही मांग लेती, ताकि हम बजट में बहस करते रहेंगे, बजट से आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, पर देश चलता रहे। अगर ये ना हो तो सरकार क्या कह देगी? सर जब तक बजट पास नहीं होगा कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बजट पास नहीं होगा हम कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते। सरकार ऐसा तो कर नहीं सकती, देश चलाना है। तो वोट ऑन अकाउंट तो समझ में आया वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट पर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने पहले जो 28 फरवरी को बजट पास होता था, अब वो किस दिन होता है? 1 फरवरी को, अगर संडे ना पड़ा तो। ओके, 1 फरवरी को बजट पास होता। अब 1 फरवरी को बजट पास होगा तो सरकार के पास कितना 2 महीने लगते हैं बजट पास होने में? पूरा फरवरी और पूरा मार्च। लेट से लेट 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक बजट पास, ज्यादा से ज्यादा 15 अप्रैल तक बजट पास। सरकार को मैक्सिमम वोट ऑन अकाउंट कितना लेना पड़ेगा? मुश्किल से 1 महीना लेना। तो एक तरीके से जो संदीप जी ने बताया ना कि वोट ऑन अकाउंट को खत्म करने के लिए, सही है, वोट ऑन अकाउंट को खत्म करने के लिए कि हम कोई उधारी नहीं लेंगे, हम मतलब टेक्निकल चीज, एक बहुत बढ़िया कदम है ये चीज, सोचा समझे कदम है कि हम क्यों ले कि यार हमें 2 महीने का। अब क्या है, सरकार के पास आराम से समय है 31 मार्च तक। मैंने आपको लाइन पर लिखा था कि सो दैट, जो अभी डेट शिफ्ट लिखा है ना, सो दैट द बजट कैन बी मटेरियलाइज बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। मैंने लाइन भी लिखवाई है आपको, ये चीज जो डेट शिफ्टिंग की लाइन है उसमें ये चीज लिखवाई है। समझ में आ गया ना क्लास? तो कल हम इसके आगे से शुरू करेंगे। आई होप you people are understanding that how much important the topic is। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से एनालिसिस वाले टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक है, ये सीधे रट्टू टोटा वाले टॉपिक नहीं। यहाँ बस हाँ रट लिया तो समझ, मतलब यही लिख देंगे, ये समझना। क्योंकि वोट ऑन अकाउंट, अब इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट तब लाया जाता है जब लोकसभा के इलेक्शन पहले 6 महीने के अंदर हो। अगले साल इलेक्शन कब हो जाएंगे? फरवरी से शुरू हो जाएंगे और मई में खत्म हो जाएंगे। पहले 6 महीने के अंदर है ना। जब कभी लोकसभा के इलेक्शन पहले 6 महीने के अंदर होते हैं तो इंटरिम बजट आता है, इंटरिम बजट आता है। और अगर जिस दिन जब लोकसभा इलेक्शन पहले 6 महीने के होते हैं तो 2 बार बजट आता है। एक बार आएगा इंटरिम बजट और एक बार आएगा फुल बजट। वो कब आएगा? जब नई सरकार चुन के आएगी, वो जुलाई अगस्त में आएगा। जैसे अगली बार, अगले साल क्या हुआ है, या 2019 और 2014 में क्या हुआ? पहले आया इंटरिम बजट, फिर उसके बाद मोदी जी ने फिर फुल बजट जुलाई अगस्त में दिया। तो इस अगले साल भी यही होने वाला। पहले इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट खूब लोक लुभावना होता है, हम ये छूट वो छूट ले लो, पर इंटरिम बजट में कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं होती। असल बजट होता है जब जुलाई अगस्त में नया बजट आएगा। तो वो सरकार, अगर सरकार की थंपिंग मेजोरिटी है तो फिर सरकार अपने रियल रूप में आती है, मतलब टैक्स से वसूलना शुरू करती है। ओके, इंटरिम बजट लोगों को खुश करने के लिए होता है कि तुम्हारे लिए ये भी रियायत, तुम्हारे लिए ये भी रियायत। इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों में से किसी का आर्मी बैकग्राउंड रहा होगा, आपके 1 रैंक OR OP, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लास्ट बजट से ही तो पास हुई थी, इंटरिम बजट में ही डाला गया था OR OP का सारा चीज। तो वो काफी चीज है। तो कल हम ये सब कराएंगे, वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट, ये सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स स्टार्टिंग विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है क्लास? ओके, आज के लेक्चर से कोई डाउट तो नहीं है? ओके, और इस संडे जो टेस्ट है वो आपको कल 100% फॉलो हो जाएगा। और आपको हम कोशिश करेंगे इस वीक में आप पूरा आगे का शेड्यूल दे दें कि किस शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट चलेंगे। ठीक है? ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।